नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और डे 7 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। मौर्य वंश का इतिहास हम देखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हमने कवर किया है और यहाँ हम चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करके आगे देखेंगे कि मौर्य एम्पायर में क्या होता है। तो मगध का जैसे जैसे विकास होता है उसी क्रम में इसमें बहुत सारे राजवंश आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। नंदों का शासन शुरू होता है और महापद्मनंद जैसा एक विराट और प्रतापी राजा यहाँ बनकर आता है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें घनानंद की अगर हम बात करें या धनानंद जिसे कहा जाता था, चूंकि ये बहुत धनवान था इसलिए इसका नाम ही पड़ गया धनानंद। लेकिन धनवान और योग्य राजा होने के बावजूद, जो कि शारीरिक रूप से भी सामर्थ्यवान था और महत्वाकांक्षी भी था, लेकिन इसके अंदर लालचीपना था। ये धन का लोभी था, धन संग्रह करना इसका एकमात्र उद्देश्य बन गया, जिसकी वजह से ये अपनी प्रजा का शोषण करने लगा। जनता इससे त्रस्त हो गई और अंत में उसी जन विद्रोह में से एक बच्चा निकल कर आता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य रहता है और उसे आचार्य चाणक्य का संरक्षण प्राप्त होता है। राजकीलकम नाम का खेल वो एक वन में खेल रहा था, घने जंगलों में, और वहीं पर आचार्य चाणक्य उसके सामर्थ्य का परिचय प्राप्त करते हैं और उसे अपना कुशल मार्गदर्शन देते हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से शुरू होता है मौर्य वंश। मगध के विकास के साथ साथ आगे जो शक्तियां हैं वो विकसित होती हैं और आप देखते हैं कि हर्यक वंश के समय में ही जो पाटलिपुत्र क्षेत्र था उसको छावनी से राजधानी में तब्दील कर दिया जाता है। तो मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ नंद वंश के बाद और 321 ईसा पूर्व की ये बात है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ था और यह शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। आपने अभी पिछले लेक्चर में सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमाएं दक्षिण भारत या पूरे भारतवर्ष तक फैली हुई थी। जम्मू द्वीप का उसे स्वामी कहा गया है। अब देखिए, अशोक के विषय में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। और अशोक, जिसे कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, वह कलिंग तक अपनी विजय को बढ़ाता है, कलिंग तक विजय का विस्तार करता है। अब यहाँ पर हम मौर्य वंश के संस्थापक की चर्चा करें तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। उसके बाद शुंग वंश और अन्य जो छोटे छोटे राजवंश हैं वो शुरू होते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र थी और राज चिन्ह था मयूर, यानी मोर का यहाँ पे राज की चिन्ह इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले ग्रून ब्रेडन ने मयूर की आकृति लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पे देखी थी और इसे मौर्यों का राज चिन्ह बताया था। अब मौर्यों के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें हमें कई सारे स्रोत प्राप्त होते हैं, साक्ष्य अच्छे खासे मिल जाते हैं। विशेष रूप से अशोक के समय को जानने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि अशोक ने खुद ही बहुत सारे अभिलेख और ताम्रपत्र लेख इत्यादि लिखवाए थे। अब इसमें साहित्यिक स्रोत अगर देखे जाए तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस और घुंडीराज की टीका, जो कि मुद्रा राक्षस के ऊपर ही लिखी गई है। और मुद्रा राक्षस ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि असल में आमात्य थे धनानंद के। धनानंद का जब शासन था तो उसमें राज आमात्य का जो पद था वो मुद्रा राक्षस नाम के एक ब्राह्मण के पास था, जो कि चाणक्य के ही साथ सहपाठी के तौर पे पढ़े लिखे थे, ठीक है, लेकिन चाणक्य से इनकी पटती नहीं थी। तो मुद्रा राक्षस में जो ग्रंथ विशाखा दत्त का है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होने वाली दुरभिसंधियों यानी जो षड्यंत्र थे उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। और घुंडीराज की जो इस पर टीका है उसमें और विस्तार से इसी का विवरण दिया हुआ है। मेगास्थनीज की इंडिका, जो कि एक विदेशी के द्वारा लिखा गया है और इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें ज़्यादातर जो विवरण दिया है वो काल्पनिक है। वजह यह है कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत की हैसियत से भारत में आता है और एक राजदूत और एक सामान्य यात्री में फ़र्क होता है। सामान्य यात्री अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर भटक सकता है, लेकिन राजदूत को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है और राज्य का प्रधानमंत्री उसको जो क्षेत्र दिखाना चाहेगा वही दिखाएगा। तो ऐसे में चाणक्य ने मेगास्थनीज को वही भारत दिखाया या वही मौर्य साम्राज्य दिखाया जो कि वो उसे दिखाना चाहते थे, यानी अच्छी चीज़ें। तो मेगास्थनीज की इंडिका, इसके बाद आप बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों से तो भरपूर जानकारी प्राप्त करते हैं और कहा जाता है कि विष्णु पुराण 18 महापुराणों में जो प्रत्येक पुराण है वो किसी न किसी राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य साम्राज्य से है, उसमें भी राजाओं की जो मतलब मौर्य राजा हैं उनकी वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि बेजोड़ किताब है राजनीति की, तो उससे भी हमें सूचना प्राप्त होती है। पतंजलि का महाभाष्य, उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा का उल्लेख प्राप्त होता है। और हाँ, शुंगों का इतिहास भी मालूम होता है। दो समकालीन साहित्य भी हैं। दो समकालीन साहित्यों में अहनारूर है, जो कि मामूल नार रुद्र शर्मन नाम के लेखक के द्वारा लिखा गया है, और नंद और मौर्य दोनों ही राजवंशों का इससे थोड़ा थोड़ा उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन गहराई से विवरण नहीं प्राप्त होता है। और पणरार, ये
कपिलर नाम के एक लेखक के द्वारा लिखा गया है। नाम थोड़े विचित्र हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, इसमें ग्रंथों के नाम संभव है कि पूछे जाएं। मौर्यों का उल्लेख इसमें भी हुआ है, तो जहां जहां से मौर्य शब्द का उल्लेख हुआ है या मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है, उन सूचनाओं को हम एक जगह पर रखकर देखेंगे। क्षेमेंद्र नाम के कवि जो कि कश्मीर के थे, इनकी रचना थी बृहद कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित्सार। इन दोनों चीज़ों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर समकालीन जितनी रचनाएं हैं वहां से हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ये तो हमने साहित्यिक स्रोतों को देखा। अभी अभिलेखीय साक्ष्यों को यानी पुरातात्विक साक्ष्यों को देखेंगे और अशोक के लगभग 40 अभिलेख हमें प्राप्त हुए। 40, एक दो नहीं बल्कि 40। रुद्रदामन का सौराष्ट्र प्रांत में जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से हमें सूचनाएं मिलती हैं और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ विवरण प्राप्त होता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, वहां पे सुदर्शन झील और उस पे बांध बनवाना और उसका जीर्णोद्धार करवाना, इसके संदर्भ में सूचनाएं मिलती हैं और दादा और पौत्र का विवरण एक साथ मिलता है। आगे चलते हैं। देखिए, सोहगौरा अभिलेख ये उत्तर प्रदेश का है और महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कि ताम्रपत्र पे लिखा गया है, यानी एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र अभिलेख। महास्थान अभिलेख 1931 में बांग्लादेश का जो बोगरा जिला है, यानी ये पहले बंगाल का पूर्वी भाग हुआ करता था, तो बोगरा जिले से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। और मौर्य काल में महास्थान का नाम पुंड्र नगर था। पौंड्रक यहीं का राजा था और वो खुद को वासुदेव श्री कृष्ण का स्वरूप समझता था। मतलब ऐसा मानता था कि वासुदेव असली वही है, श्री कृष्ण जो है वो नकली वासुदेव हैं, और वो 2 नकली भुजाएं जोड़कर 4 भुजाधारी बनकर घूमता था। बाद में भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते। तो यह लेख भी अन्नागार का उल्लेख करता है, मतलब मौर्य साम्राज्य में अन्न भंडारण की जो प्रक्रिया है उसको दिखाता है। नवीन पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो उसमें तक्षशिला से, भीरा और रोपड़ से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं मौर्यकालीन, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि उस पर खुदी हुई है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और गंगा के मैदान में जो भीटा से प्राप्त मौर्यकालीन किलाबंदी है, उससे हमें उस समय की नगर निर्माण योजना और जो फोर्टिफिकेशन है यानी दुर्गीकरण है, कैसे शत्रुओं से बचाव के लिए चारदीवारी बनाई जाती थी, वो सब सूचनाएं मिलती हैं। और श्रेणी भवन कैसे होते थे, इस प्रकार की जानकारी। महास्थानगढ़ यानी बांग्लादेश से जो अशोक के ब्राह्मी लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं, बानगढ़ और चंद्रकेतुगढ़ की जो मिट्टी की चारदीवारी है, और उड़ीसा में शिशुपालगढ़, दक्षिण में सनाती, कोंडापुर और माधवपुर से जो पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, वो सब मौर्य काल के बारे में हमें सूचना देती हैं। तो मौर्य काल में साक्ष्यों का कोई अकाल नहीं है, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बल्कि ये दिक्कत होती है कि हम माने किसको, क्योंकि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ के बारे में मिलती है तो उसमें मतभेद होता है और ये तय करना मुश्किल हो पाता है कि हम भरोसा किस पर करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने उस समय को देखा ही नहीं था, जिया भी था, उन्हीं का खड़ा किया हुआ मौर्य साम्राज्य था। तो इसमें हालांकि कुछ लोग चाणक्य को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन ये अर्थशास्त्र भी फिर काल्पनिक ही होना चाहिए अगर ऐसी सूचनाएं हैं तो, लेकिन ये सत्य नहीं है। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख इसे माना जाता है। तो जब हम इतिहास के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो हमें मानना चाहिए कि कौटिल्य भी असलियत में थे। कौटिल्य के अन्य नाम के तौर पे तो मूल नाम इनका विष्णुगुप्त था, और चूंकि कौटिल्य और चाणक्य इनके बाद में रखे हुए नाम थे, इनकी कुटिलता मतलब इनकी जो शातिर नीतियां होती थी, राजनीति में ये दाव पेच खेलते थे अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए, तो इसलिए कुटिलता की वजह से इन्हें कौटिल्य कहा गया। और चाणक्य के ये पुत्र थे तो इसलिए चाणक्य थे। फिलहाल अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन की ये जानकारी देती है। वैसे तो हमें ये मालूम होता है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ ग्रंथ है और इसका नाम है अर्थशास्त्र। नाम से लगता है कि ये इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है, मतलब इसमें इकोनॉमी है, लेकिन इसमें हमें राजनीतिक दशाओं और राजनीतिक जो क्रियाविधियां हैं उनका परिचय प्राप्त होता है। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे निकल कर आता है, क्योंकि वो भी राजनीति का अभिन्न अंग है। जब आप राजनीति पढ़ेंगे तो उसमें लोक प्रशासन अगर न पढ़ें तो राजनीति अधूरी रह जाएगी। और उसके विषय में लिखी गई पहली ये प्रामाणिक पुस्तक है जिसमें कि बहुत सारे श्लोक हैं, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब यहाँ पर भाग से है, और करीब 180 प्रकरण यानी उपभाग है, और 6000 श्लोक है। श्लोकों की संख्या इसमें 6000 है, जो कि मिल सके, जो लुप्त हो गए होंगे उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। यह ग्रंथ थर्ड पर्सन की शैली में लिखा गया है, अन्य पुरुष की शैली में इसको पूरा ही लिखा गया है। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था, तब से यह अस्तित्व में आया, नहीं तो ये पांडुलिपियों में बिखरा हुआ था। मूल ग्रंथ का प्रकाशन, पहली बार प्रकाशन करवाना, ये भी वीरता का काम है। लिखने वाले जितनी ही वीरता ये भी है, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ लगता है किसी प्राचीन ग्रंथ की प्रतियों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से इकट्ठा करना, उसका कंपाइलेशन करना। पांडुलिपि में ये ध्यान रखना कि जो सीक्वेंस है वो कहीं से बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद एक प्रकाशक ढूंढकर उसका बाकायदा सही तरीके से प्रकाशन करवाना शुद्ध रूप में, ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ये श्याम शास्त्री के द्वारा 1909 में करवाया गया। अब यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसमें हमें बहुत सारे राजसी पदों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि मंत्री को उस समय, मतलब जो मंत्री का पद होता था वो प्रधानमंत्री के नाम से उस समय जाना जाता था। हालांकि मंत्री पद भी हुआ करता था, प्रधानमंत्री उन मंत्रियों में सबसे ऊपर होता था, श्रेष्ठ होता था।
पुरोहित जो था ये धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था और सेनापति ये सैन्य विभाग को देखता था। नाम वही है जो कि आज के समय में भी आप जानते हैं। सेनापति का अर्थ आप जानते हैं, पुरोहित का अर्थ आप जानते हैं, वही चीज़ें। युवराज ये राजपुत्र को कहा जाता था। अच्छा, द्वारिक जो शब्द है वो थोड़ा अलग हो सकता है, तो ये द्वार रक्षक होता था। द्वार से तात्पर्य है, द्वार से बना है द्वारिक। राजकीय द्वार जो होता था उसका ये रक्षण करता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। जो महिलाओं का निवास स्थान होता था, अंतःपुर होता था, जहाँ रानियाँ रहती थी, तो उस क्षेत्र की देखभाल का काम यह अंतर्वेदिक का होता था। समाहर्ता आय का संग्रहण करता था और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, खजांची होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था और प्रदेष्टि जो था वो कमिश्नर था। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश था और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक जो था ये उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। और मंत्रिपरिषद जो होती थी इसमें मंत्रियों का पूरा एक समूह होता था जो कि आपस में बैठकर कोई चर्चा करते थे, लेकिन अंतिम निर्णय सम्राट का होता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने भी अधिकारी हो जाएं, कितना भी प्रशासन के स्तर बढ़ जाए, लेकिन जो मूल केंद्र था वो राजा के हाथ में था। यानी ये केंद्रीकृत प्रशासन था मौर्यों का, और इसीलिए सुदृढ़ था। भले ही इसमें निरंकुशता थी, क्योंकि जब केंद्र में जो सत्ता होती है उसकी मुट्ठी में सब कुछ होता है तो वो निरंकुश होती है, वो और किसी की जल्दी सुनती नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे मौर्य एम्पायर में भी थी। बाद में यही विघटन का कारण भी बनता है, लेकिन और भी चीज़ें उसमें जिम्मेदार होती हैं। फिलहाल ये फैलता भी इसी वजह से, मजबूत बना रहता है, दुश्मन इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। गुप्तों में ऐसा नहीं था। गुप्त डायनेस्टी में आप देखेंगे आगे के मॉड्यूल में वो भी दिखाई देगा, वहाँ सामंतों में साम्राज्य को बांट दिया गया था। मतलब राजा जागीरें देने का शौकीन हुआ करता था, और वो बहुत सारी जागीरें ऐसे जमीन के टुकड़े उठा के जो बड़े बड़े मंत्री होते थे या उनके कार्यकर्ता होते थे उनको गिफ्ट कर देता था, और वो उस जमीन पर अपना शासन करते थे, वहाँ से टैक्स वसूल के उसके सामंत बन जाते थे। बाद में उनकी महत्वाकांक्षा प्रबल होती थी तो वो भी राजा बन जाते थे, ऐसे होता था। तो ये साम्राज्य को कमजोर करने का तरीका था। फिलहाल मौर्यों का प्रशासन सुदृढ़ था। और दंडपाल को अगर आप देखें तो सेना का सामान एकत्र करने वाला ये व्यक्ति होता था, और दुर्गपाल जो था ये दुर्गों का रक्षक होता था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। सबसे खतरनाक काम तो इसी का होता था। जैसे आजकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बॉर्डर पर तैनात होती है, जब हमला होगा तो पहले तो शामत उन्हीं की आएगी, फौज तो बाद में वहाँ पे निगहबानी के लिए पहुंचेगी। तो वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर अंतपाल की होती थी। कर्णक जो था ये लेखाकार होता था, और पौर ये नगर का कोतवाल होता था। तो ऐसी सूचनाएं यहाँ से आप एक करके देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मौर्य काल में राजधानी टोटल पाटलिपुत्र ही थी, यानी पटना, और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तोसली थी, कलिंग क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी, गंधार वाला एरिया। पश्चिमी राजधानी उज्जैन में थी, यानी मध्य प्रदेश। और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी सुवर्णगिरी। आप बता सकते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, कौन सा प्रदेश पड़ेगा? मौर्य प्रशासन की जानकारी, यहाँ बात हुई है सुवर्णगिरी की, सोचकर बताइएगा। मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगस्थनीज की इंडिका है। और इंडिका पर कम भरोसा किया जा सकता है कि बातें उसमें जो है वो कल्पना लोक की हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिसका कि भरोसा करना मुश्किल है। उसमें कह दिया गया है कि भारत में या मौर्य साम्राज्य में उस समय दास हुआ ही नहीं करते थे। अगर राजा है, राजा जैसा पद है, तो दास नहीं होंगे, ये थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण लेख कहा जा सकता है या विचार कहा जा सकता है। राजा है तो निश्चित रूप से उसके नौकर चाकर होंगे, उसके अधीन दास होंगे, दासता नहीं होगी ऐसा नहीं। और कौटिल्य ने इसको लिखा भी है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। अब मौर्य प्रशासन को अगर देखा जाए तो प्रशासन के स्रोत, मतलब प्रशासन की जानकारी के स्रोत में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नाम का उनका ग्रंथ है वो ही है। मेगस्थनीज का इंडिका है। अशोक के अभिलेखों से हमें बहुत अच्छी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी हमें कुछ हद तक जानकारियां मिलती हैं जो कि ठोस है। केंद्र इसमें क्या होता था? तो सम्राट केंद्र होता था। सम्राट पूरे प्रशासन का एकदम सेंटर पॉइंट होता था, और सबसे मजबूत स्थिति उसी की होती थी। और मंत्रीगण होते थे, मंत्रियों से मिलने वाली मंत्रिपरिषद होती थी, और उसके बाद छोटे लेवल पर अध्यक्ष और जो अमात्य इत्यादि हैं वो बिखरे हुए होते थे। प्रांत में मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया होता था राज्यपाल, और राज्यपाल प्रायः राजा का ही पुत्र हुआ करता था। जैसे आप देखें कि अशोक सम्राट बनने से पहले राज्यपाल हुआ करते थे, मतलब प्रांतों में वो अधिकारी या गवर्नर की हैसियत से काम कर रहे थे। तो ये चीज़ है। प्रांत का अनुक्रम कैसा था? तो मंडल होते थे, जैसे आजकल मंडल होते हैं यानी कमिश्नरियाँ। उसके अलावा आहार होते थे, आहार नहीं ये आहार है, ये जिलों को कहा जाता था। स्थानीय होते थे, 2 द्रोणमुख होते थे, ध्यान दीजिएगा, खरवाटिक होते थे, संग्रहण होते थे, और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। अमात्य या सचिव, जो आजकल के सेक्रेटरी होते हैं ना, उस समय उनको अमात्य कहा जाता था। ये उच्च अधिकारी होते थे। अधिकारियों में भी इनकी जो पदवी है वो श्रेष्ठ होती थी, ठीक है। तो इनको यूनानी लेखकों ने सभासद या निर्धारक कहा है। और अमात्य उपधा परीक्षण की परीक्षा पास करके मंत्री बन जाता था। मतलब मंत्री बनने के लिए यहाँ चुनाव जीतना नहीं आवश्यक होता था। उपधा परीक्षण एक तरह का योग्यता परीक्षण होता था, जिसको कि आचार्य चाणक्य खुद ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। और उसमें अगर कोई खरा उतरता था तो उसे मंत्री का पद दिया जाता था। इसका मतलब है कि मंत्री सर्वथा योग्य होता था। मंत्रिणा और मंत्रिपरिषद, ये क्या चीज़ थी इसे आप देखें तो मंत्रिणा है, ये थोड़ी सी ऊंची चीज़ है।
ये कैबिनेट की तरह से होती थी, जैसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है तो ठीक वैसे ही ये कैबिनेट के समान एक परिषद थी और इसमें सदस्य हुआ करते थे 5-4 मतलब 5 से लेकर 4 तक पुरोहित और सन्निधाता होते थे। इसके अलावा सेनापति, प्रधानमंत्री, इसके सदस्य युवराज, मंत्रिणा जो है वो कुल मिलाकर राजा को उसके कार्यों में सलाह देने का काम करती थी, जैसे कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करती। मंत्रिपरिषद आकार में मंत्रिणा से बड़ी होती थी, तो मंत्रिपरिषद का दायरा बड़ा होता था, लेकिन जो मंत्रिणा है, जैसे कैबिनेट जो होता है वो छोटे ही आकार का होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर मुख्य मंत्री होते हैं, मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, उनकी हैसियत बड़ी होती है, उनके पास पावर्स ज़्यादा होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो मंत्रिणा की हैसियत थी वो ऊपर थी। आकार किसका बड़ा था? तो आप कहेंगे कि मंत्रिपरिषद का। अब मौर्य प्रशासन की प्रवृत्ति को देखिए, मतलब प्रकृति को। जैसा कि आपको बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित था, केंद्रीकृत प्रशासन था, राजा इसका केंद्र हुआ करता था और चंद्रगुप्त मौर्य की मुट्ठी में सारी शक्ति थी। और इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के शासन को पुलिस राज्य कहा है और भंडारकर महोदय ने कहा है कि अशोक का साम्राज्य जो था वो राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा पर आधारित था। हालांकि जब अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो उसके बाद इनकी स्थिति वही हो जाती है कि शेर के पंजे काट दिए गए, मतलब उसके पास जो पावर थी वो खत्म हो गई, मतलब इनके अंदर लचीलापन आ जाता है और वो लचीलापन मौर्य साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होता है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है? तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब यह है कि मौर्य शासन का जो पूरा समय था उसमें प्रशासन मूल रूप से राजा में निहित था, शक्ति का केंद्र राजा होता था। प्रशासन के प्रमुख अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर उसका पूरा कंट्रोल होता था। थोड़ा बहुत नियंत्रण नहीं, कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता था, पूरा नियंत्रण राजा के पास होता था। निर्णय लेने की शक्ति न्यायपालिका के पास थी, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का होता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा भी की गई है और पतंजलि का जो महाभाष्य है वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो सभाएं आयोजित की जाती थी या उसकी जो राज्यसभा थी उसका विवरण प्राप्त होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता था। आपने पीछे देखा उपधा परीक्षण, जो अमात्य उपधा परीक्षण को उत्तीर्ण करता था वही मंत्री बनने के काबिल होता था, यानी अयोग्य व्यक्ति मंत्री के पद पर आसीन नहीं होता था। पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता, युवराज ये सम्राट की मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे। इसमें आप देख रहे हैं कि परिवार के सदस्यों को तवज्जो दी जा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप इन्हें देखें और इनसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए, मतलब शब्दों के अर्थ। तो पड़ियाध्यक्ष जो होता था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष का काम था आबकारी विभाग को संभालना और इसके बाद सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष जो था ये वेश्यालयों का देखरेख करता होता था, मतलब जो गणिकाएं होती थी उनके आचरण पर नियंत्रण रखने का काम करता था, यानी वेश्यावृत्ति उस समय भी थी। सीताध्यक्ष ये कृषि का अध्यक्ष होता था, कृषि क्षेत्र और कृषि के जितने भी दायरे होते थे, खेत इत्यादि होते थे, उनका पूरा लेखा जोखा और उसका जो मूल नियंत्रण है वो इसके हाथ में होता था। अकाराध्यक्ष ये अकारों का रक्षक होता था, यानी खानों का मुखिया होता था। और कुप्याध्यक्ष ये वनों का अध्यक्ष होता था। इसके बाद कोष्ठगार अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, ये कोष्ठगार का अध्यक्ष होता था। आयुधगार अध्यक्ष जो है वो आयुधगार को संभालता था, यानी हथियारों की जो फैक्ट्री होती थी उसका मुखिया होता था। शुल्काध्यक्ष ये व्यापार कर को वसूलने का काम करता था और सूत्राध्यक्ष जो है वो कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। लौहाध्यक्ष ये धातु विभाग को देखता था और लक्षणाध्यक्ष जो था वो टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, मिंट होता है, उसकी देखरेख करता था। नेक्स्ट, विविताध्यक्ष जो था वो चारागाहों का देखरेख करता होता था और मुद्राध्यक्ष के पास पासपोर्ट बनाने का जिम्मा होता था, मतलब जो बाहरी पारगमन था, मतलब मौर्य साम्राज्य से बाहर कोई जा रहा है या साम्राज्य में कोई बाहरी प्रवेश कर रहा है तो उसका पूरा लेखा जोखा रखने का काम और पासपोर्ट विभाग संभालने का काम ये मुद्राध्यक्ष के पास होता था। अब आप देखें कि देवताध्यक्ष, तो देवताध्यक्ष ये पुरोहित की हैसियत का व्यक्ति होता था, धार्मिक संस्थाओं का ये मुख्य मुखिया होता था। वैसे तो धार्मिक संस्थाओं के अपने अपने हेड होते थे, लेकिन ये केंद्रीकृत होता था। और पौतवाध्यक्ष ये मानकीकृत भार और माप का प्रभारी होता था। अश्वाध्यक्ष ये घोड़ों का अध्यक्ष होता था। हस्ताध्यक्ष ये हाथियों का अध्यक्ष होता था। सुवर्णाध्यक्ष ये सोने का अध्यक्ष होता था, मतलब जो राज्य में सोने के भंडार थे उनका ये देखरेख का जिम्मा संभालता था। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। रथाध्यक्ष ये रथों की देखरेख और रथों के निर्माण और उनकी मरम्मत का जिम्मा संभालता था, मतलब युद्ध में रथ काम आते थे तो उसकी देखरेख का जिम्मा इसके पास होता था। पदाध्यक्ष ये पैदल सेना को देखता था। और पड़ियाध्यक्ष जो था ये व्यापार, यानी जो पण होता है, व्यापार को पण कहा जाता है, तो उससे संबंधित जितने मामले थे उनकी निगरानी का काम करता था। राज्य द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के प्रभार का अधिकारी ये होता था, तो मतलब खरीद फरोख्त व्यापार सबसे संबंधित काम यही देखता था। रूपदर्शक ये सिक्कों का निरीक्षक होता था। जब मिंट से सिक्के ढल कर आते थे तो उसके बाद ये देखता था कि सिक्कों में कहीं मिलावटीपना या कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं मिली है। लवणाध्यक्ष ये नमक विभाग का अधिकारी होता था, लवण मतलब नमक होता है। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों की देखरेख करता था। और संस्थाध्यक्ष जो था ये बाजारों का अधीक्षक होता था, बाजार पर नियंत्रण रखता था। जैसे आप देखते हैं ना मध्यकाल में शहनाई मंडी, ठीक वैसे। तो आगे बढ़ते हैं।
नवाध्यक्ष को देखिए, नौ सेना आपने देखा है, यानी जल सेना की बात होती है तो नौ मतलब पानी होता है, नौ मतलब नया भी होता है और नौ मतलब पानी भी होता है, नौ एक संख्या भी है, लिखने का तरीका अलग अलग थोड़ा सा होता है। फिलहाल नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। अब यहाँ देखिए प्रांतीय प्रशासन को, केंद्र तो हमने देखा लेकिन प्रांत देखा ही नहीं, तो वो देख लीजिए। मौर्य काल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। चूंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, अगर राजा केंद्र में हो भी तो भी इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए उसे लोगों की आवश्यकता थी और उन लोगों को उसने व्यवस्थित तरीके से अलग अलग जगहों पर नियुक्त किया था। तो 4 प्रांत में बटा हुआ था और अशोक के कार्यकाल में चूंकि साम्राज्य और फैल जाता है तो उस समय प्रांतों की संख्या हो जाती है 5। तो शुरुआती जो 4 प्रांत थे उसमें प्राची यानी पूर्वी हिस्सा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती राष्ट्र थे। बाद में अशोक के समय में चूंकि कलिंग पर वो विजय हासिल कर चुका होता है तो कलिंग राज्य भी इसमें 5वें प्रांत के तौर पर जुड़ जाता है। उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और इसके बाद दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ और उत्तरापथ ये है क्या? पथ से आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही होगी, किसी तरह का रास्ता है, तो ये राजमार्ग हुआ करते थे। आज के समय में जैसे आप राजमार्ग देखते हैं ना, नेशनल हाईवे, तो वैसे ही उस समय भी होते थे और यही मूल राजमार्ग। जैसे आप जीटी रोड को देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, तो वो ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी ने उसको एकदम से जंगल कटवा के और एकदम से ईजाद कर दिया था। उसने भी उस सड़क की मरम्मत करवाई थी, उसे एक अच्छा आकार दिया था, लेकिन वो पहले से मौजूद थी, वो रास्ता पहले भी था और वही रास्ता था उत्तरापथ, जो कि अटक से लेकर कटक तक फैला हुआ था। मतलब पूरा उसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक था और इसको उत्तरापथ कहा जाता था। उत्तर के जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र थे उनको वो जोड़ने का काम करता था और वो ज़्यादा नगरीकृत था, मतलब वहाँ आबादी की घनी बसावट थी। और जो दक्षिणापथ था वो वैसा ही एक रास्ता था जो कि दक्षिण में ऐसे ही काम करता था, मतलब दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता था, लेकिन वो कंटकाकीर्ण था, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र उतना आबादी से बसा हुआ नहीं था, या आप कह लीजिए कि वहाँ जनसंख्या उतनी नहीं थी। तो ये उत्तरापथ दक्षिणापथ नाम भी इसी आधार पर रखा गया है। मतलब उत्तरापथ का तात्पर्य ये कि उत्तरापथ के आसपास आने वाले सारे क्षेत्र, उनको मिलाकर बनने वाला साम्राज्य। तो उसकी राजधानी थी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी तोसली, और प्राची जो कि पूर्वी क्षेत्र, तो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु। प्रांतों का प्रशासन, इसके लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था। प्रांतपाल यानी राज्यपाल वही होता था और यह कुमार राजवंश से संबंधित होते थे, यानी ये राज परिवार से ही संबंधित होते थे। विशेष रूप से ये राजा के बेटे होते थे। प्रांतों को आगे और भागों को जिले और ग्राम में बांटा जाता था। मतलब प्रांत का जो आगे का बंटवारा होता था उसमें जिले बनते थे। जैसे प्रदेश के बाद क्या होता है, उससे छोटी इकाई जिला होती है। एक प्रदेश में कई सारे जिले होते हैं और प्रत्येक जिले में कई सारे गांव होते हैं, कई सारे कस्बे होते हैं। तो वही स्थितियां उस समय भी होती थी। ग्राम प्रशासन ये सबसे छोटी इकाई होती थी। 100 गाँवों का समूह जो था इसको संग्रहण कहा जाता था और सभी प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये था आपका प्रांतीय प्रशासन। अब हम नगर प्रशासन को देखेंगे तो मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है और इस पुस्तक में मेगस्थनीज ने नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन किया था। ये 6 समितियां उनके कार्यों से जुड़ी हुई थी और यहाँ कार्य और समितियों को आप कुल मिलाकर देख रहे हैं। तो पहली समिति जो थी वो उद्योगों का निरीक्षण करती थी। दूसरी वाली समिति जो थी वो क्षेत्र में आने वाले जो विदेशी होते थे उनके ऊपर निगाह रखती थी कि वो कुछ गड़बड़ न करें। तीसरी वाली कमेटी का काम था जनगणना करना, उस जमाने में भी जनगणना होती थी। चतुर्थ समिति का काम था वाणिज्य और व्यापार की व्यवस्था। पंचम समिति जो थी वो विक्रय व्यवस्था को देखती थी और षष्ठम समिति यानी जो 6वीं समिति थी वो बिक्री इत्यादि की व्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी। यूनानी लेखक मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन दिया है और पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, ऐसा मेगस्थनीज का कहना है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। इस दौरान नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण जैसे कार्य किए जाते थे। अब जन कल्याण के कार्य मतलब मार्ग निर्माण करवाया जाता था, रास्ता बनवाया जाता था, चिकित्सालय बनवाए जाते थे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाती थी, ऐसे काम किए जाते थे। न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन को भी जानना आवश्यक है। तो न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें, तो अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था थी और जिस तरह के मामले होते थे उस हिसाब से न्यायालय वहाँ आवंटित किए जाते थे। मतलब उस मामले को उस न्यायालय में सुना जाता था। ग्राम न्यायालय का न्यायालयों में अगर देखा जाए तो ग्राम न्यायालय सबसे नीचे स्तर का होता था। जैसे ग्राम पूरे प्रशासन का सबसे छोटा अंग था, ठीक वैसे ही ग्राम न्यायालय सबसे छोटी इकाई होते थे न्याय की व्यवस्था के। और इस न्यायालय में गांव तथा गांव के प्रधान, मतलब गांव के जो बुजुर्ग होते थे और अनुभवी लोग और गांव के प्रधान, ये सब मिलकर वहां पर न्याय करते थे। मतलब प्रधान अकेले न्याय नहीं करता था, वो कई सारे जो और वयस्क लोग होते थे, वरिष्ठ लोग होते थे, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से न्याय करता था। इसे आप पंचायत समझ सकते हैं, उसी तरह का ये स्वरूप होता था। तो ये चीज़ इसमें आप देख रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ये राजा का न्यायालय होता था। राजा ही शक्ति का मूल केंद्र था, तो सारी जो पावर थी, मतलब चाहे न्याय की शक्ति हो या सैन्य शक्ति हो, राजा के हाथ में अंतिम रूप से जाती थी। सैन्य प्रशासन को आप देखिएगा तो मौर्य साम्राज्य में
विस्तार का एक मुख्य कारण संगठित और सुगठित सेना थी, मतलब अनुशासित सेना थी कहने का मतलब। ये जो सेना थी इसमें पैदल लोग हुआ करते थे, मतलब पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सेना थी, गज सेना थी, हाथी यहाँ भरपूर मात्रा में थे। आप देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य न जाने कितने हाथी दे देता है। उनकी गिनती तो आप ग्रंथों में देखते हैं, लेकिन हाथियों की तादाद को जरा देखिए कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हाथी पहले उस एरिया में पाए जाते थे। और नौसेना इनके पास अच्छी खासी थी, मतलब जल सेना उस जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, तो वो भी मौर्य साम्राज्य में मौजूद थी। यह सेनाएं किसी भी दशा में राज्य की सुरक्षा कर सकती थी, मतलब पानी से लेकर जमीन तक जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी। सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था, और अंतपाल जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे उनका रक्षण कार्य करता था। सीमावर्ती दुर्गों को ही ज़्यादा सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में जो मौर्यकालीन सेना है उसका उल्लेख किया है, और मेगस्थनीज, यहाँ यूनानी लेखक से तात्पर्य मेगस्थनीज से ही है, उन्होंने कहा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 50,000 घुड़सवार होते थे, 9,000 हाथी अमूमन होते थे, मतलब आमतौर पे, और करीब 800 रथ वाले सैनिक होते थे, मतलब रथों पर सवार सैनिक होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली सेना का पूरा चित्रण। अब समिति और कार्यों को एक बार फिर से हम देखेंगे तो पहली समिति जो थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी वाली समिति यातायात और रसद का काम संभालती थी, तीसरी कमेटी जो थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख का जिम्मा संभालती थी, चौथी कमेटी अश्वारोहियों को देखती थी, मतलब घुड़सवारों की देखरेख करती थी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती थी। पांचवी समिति गज सेना यानी जो हाथियों की सेना होती थी, हाथी दल होता था, उसकी देखरेख करती थी, और छठवीं समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। गुप्तचर व्यवस्था भी अच्छी थी। कोई राज्य अगर सफल है, उन्नतिशील है, तो निश्चित रूप से उसके पास खुफिया विभाग भी अच्छा होगा। तो इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर देखा जाए तो इसमें मौर्य काल में सबसे पहले गुप्तचरों की इतनी बड़े पैमाने पर नियुक्ति होती है, क्योंकि षड्यंत्र एक के बाद एक भरे पड़े थे। नंद साम्राज्य को षड्यंत्र की ही बदौलत तोड़ा भी गया था, मतलब इतना आसान नहीं था इतने मजबूत साम्राज्य को विघटित करना, क्योंकि धनानंद के पास उस समय बहुत ज़्यादा शक्ति थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने बुद्धिमानी से काम लिया था, मतलब कूटनीति का सहारा लिया था, और उसके बाद अपना पुरुषार्थ आजमाया था, तो उन्हें सफलता मिली थी। अगर वो सीधे सीधे हमला बोलते तो निश्चित रूप से असफल हो जाते, लेकिन गुप्तचर व्यवस्था का महत्व वो पहले से जानते थे। और जब वो राजा बनते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शासन प्राप्त होता है और चाणक्य वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये लोग गुप्तचरों का अच्छा बंदोबस्त करके रखते हैं। ठीक है, अब राज्य को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए गुप्तचरों की काफ़ी अच्छी भूमिका थी। ये सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। कौन सा राज्य आक्रमण करने का ख्वाब देख रहा है, कौन सा शत्रु हमारी सीमा पर आकर मंडरा रहा है, ये सारी सूचनाएं गुप्तचरों के पास हुआ करती थी। और गौरतलब है कि इस काल में स्त्रियां भी ये काम करती थी, और वो ज़्यादा सुगमता से कर लेती थी, क्योंकि उनके ऊपर संदेह कम किया जाता था, मतलब उनके ऊपर निगाह कम जाती थी। मतलब लोगों के मन में ये धारणा थी कि अरे ये तो स्त्री है, उसे थोड़ा नीचे करके देखते थे कि मतलब ये क्या कर सकती है, या इसके द्वारा क्या खतरा हो सकता है। तो उस जमाने में खतरनाक स्त्रियां होती थी, जैसे कि विषकन्याएं, जो कि न सिर्फ गुप्तचर होती थी बल्कि जानलेवा भी होती थी। उनको जहर पिला पिलाकर पाला जाता था, और उनके नाखूनों से लेकर उनके दांतों तक जहर होता था। कई विषकन्याओं के मुंह में जहर बुझे हुए दांत होते थे, और यही वजह है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिलवाते थे, ताकि वो पॉइजन के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें। और संस्था और संचरा नाम की 2 गुप्तचर संस्थाएं उस समय अस्तित्व में हुआ करती थी, तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी। राजस्व प्रशासन को अगर आप देखें तो पण नाम की मुद्रा उस समय प्रचलन में थी, और कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत कृषि और अन्य भूमि कर है, मतलब भूमियों से प्राप्त होने वाले कर थे। कृषि से काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती थी। मौर्य काल में दुर्ग, सेतु, राष्ट्र, वज्र, सीता, प्रणय, हिरनी, कुछ गांव द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले कर, ये सारे थे। और इसके अलावा वर्तनी और पिंड कर, ये पिंड कर नहीं पिंड कर है, तो ये राजस्व के मुख्य स्रोत के तौर पर लिया जाता था। पिंड का मतलब होता है गांव का पूरा दायरा, यहाँ पे पिंड से तात्पर्य है। पंजाब में अभी भी गाँवों को पिंड कहा जाता है। ठीक है, तो पिंड जो है ये गाँव की मुख्य भूमि को बोलते थे, तो उसके एवज में, मतलब वहाँ रहने की एवज में लिया जाने वाला कर जो होता था उसको पिंड कर कहते थे। अब देखिए, कृषि योग्य भूमि का कुल उत्पादन, मतलब कृषि योग्य भूमि जो है उस पर जो उत्पादन होता था, यानी फसल उपजाई जाती थी, उसका 1/4 या आप कह लीजिए कि 6वां भाग वो लगान के रूप में राजा को देना पड़ता था, और राजा बदले में रक्षण देता था। ये व्यवस्था आपने वैदिक काल में भी देखी है। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा भी दी जाती थी, तो वहाँ सिंचाई कर भी लिया जाता था, और उन क्षेत्रों से 1/3 हिस्सा जो है, मतलब 1/3 कर वसूला जाता था। मौर्यकालीन करों के प्रकार अगर देखें और राजस्व आय के नाम देखें तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और अच्छे अच्छे शब्द हैं, आपको याद हो जाएंगे। देखिए, प्रणय जो था ये संकट के समय लोगों से लिया जाता था, और बदले में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता था। विष्टि जो है वो बधुआ मजदूरी कर होता था। उत्संग राजा को ऐसे ही उपहार में दी जाने वाली भेंट होती थी। बलि जो था वो धार्मिक कर हुआ करता था, धर्म के नाम पे वसूला जाता था। हिरण्य नगद कर होता था। रज्जु भूमि मापन के समय, चूंकि रस्सी से भूमि मापन होता था, छड़ी से भी होता था लेकिन रस्सी से ज़्यादा, तो पैमाइश के समय वसूल किया जाने वाला कर होता था। चोर रज्जु ये वॉचमैन टैक्स होता था, मतलब
ये वॉचमैन टैक्स था, मतलब वॉचमैनी के जिम्मे वॉचमैनी के एवज में वसूला जाने वाला कर था। चोरों से रक्षा प्रदान की जाती थी और बदले में कर वसूला जाता था। विविध जो था वो चराई कर होता था, और कौष्ठक ये सरकारी जलाशयों के नीचे की जो जमीन होती थी उस पर कर लगता था। मतलब ये कर लिया किससे जाता था? सरकारी जलाशय है तो सरकार से कर नहीं वसूलते थे, उस जल का इस्तेमाल जो व्यक्ति करते थे उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद और भी कर हैं, जैसे कि वर्तनी आयात कर होता था, और गुल्मदेही सैनिकों की फीस हुआ करती थी। आयात कर में अगर देखें तो इसका जो मानक है, आयातित वस्तु के मूल्य का 1/5वां हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था। और बाजार कर क्या होता था? तो जो आयातित वस्तुओं पर एक बार फिर से लगता था और उसे द्वारदेय भी कहा जाता था, ये आयात कर का करीब 1/5वां हिस्सा होता था, 1/5 होता था, ध्यान दीजिएगा। तो करों का जो अमाउंट है, उसकी मात्रा है, वो आपको अनिवार्य रूप से मालूम होनी चाहिए। अब इधर जरा आप देखें, इसमें राजस्व आय के नाम दे रखे हैं। तो दुर्ग जो शब्द है, ये नगरों से प्राप्त आमदनी को कहा जाता था। राष्ट्र जनपदों से प्राप्त आमदनी होती थी। इसके बाद आप सेतु को देखेंगे तो ये फल फूल और सब्जियों से प्राप्त आमदनी होती थी। ब्रज जो था ये पशुओं से प्राप्त होने वाली आमदनी होती थी, और सीता ये राजकीय भूमि से प्राप्त आमदनी होती थी। उदक भाग सिंचाई कर होता था, और हिरण्य जो था वो नगद वसूला जाता था। नगद कर को हिरण्य कहा जाता था, ये आप देखें। इसके अलावा एक और विचित्र प्रकार का कर लगता था, जो कि था मूषिका कर। मूषक मतलब होता है चूहा, तो चूहों से उस जमाने में प्लेग फैलता था, और प्लेग से रक्षण के लिए इस टैक्स को लगाया जाता था। बदले में साफ सफाई मुहैया कराई जाती थी ताकि लोग महामारी से ग्रस्त ना हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अभी साम्राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। उसमें तक्षशिला है, उज्जैनी है, तोसली है और सुवर्णगिरी है। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, यहाँ तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण करवाए गए हैं। मतलब सभी जगह बराबर बात कही गई है, तो उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब जरा सा चंद्रगुप्त मौर्य को पर्सनली देख लेते हैं। तो 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व ही इनका जीवन काल है, और इनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। इन्होंने अन्न जल त्याग कर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तो कुल मिलाकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से की थी। और पाटलिपुत्र, जिसे कि यूनानी ग्रंथों में पालीब्रोथस कहा गया है असल में, तो ये पहले भारतीय साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जो कि गलत नहीं है, और भारत का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता है। छोटे छोटे राज्यों और जो बाहरी शत्रुओं का आक्रमण था, उसने पूरे भारतवर्ष को चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मामले में सुरक्षा दी थी। अब यहाँ आप देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र में ही हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मैसिडोनिया की दास्ता से मुक्त करवाया था। ठीक है, आप मैसिडोनिया के हमले की कहानी पीछे भी देखते हैं। महाराज पुरु के समय में सिकंदर का हमला होता है, और सिकंदर जो बाहरी क्षेत्र थे उनको जीतते हुए झेलम नदी तक आ पहुँचता है, और झेलम का युद्ध होता है महाराज पुरु के बीच में और सिकंदर के बीच में। कहा जाता है कि उसमें सिकंदर विजयी हुआ था। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, कुछ का ऐसा मानना था कि पोरस यानी पुरु विजयी हुए थे, लेकिन यूनानियों ने वहां पर अपनी महिमा मंडन के लिए अपना नाम लिखवा लिया। खैर, वो अलग कहानी है। कुल मिलाकर उसके आगे फिर व्यास नदी पार करने से उसकी सेना मना कर देती है सिकंदर की, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि मगध इतना पावरफुल है, वो हमें एक मिनट में मसल देंगे। उनके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, और हाथियों की शक्ति का परिचय उन्हें पहले ही मिल चुका था झेलम के युद्ध में। तो ऐसे में मगध से सभी खौफ खाते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी मगध की शक्ति को और फैला दिया, मतलब दबदबा कायम किया। तो ये सब आप देख रहे हैं। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, और विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की है कि सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा गया है। मेगस्थनीज को सेलुकस निकेटर ने राजदूत के तौर पे मौर्य साम्राज्य में भेजा था अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, वो खुद प्रभावित हो जाता है। मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के मुख्य निर्माता और विशाल साम्राज्य को बनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिहार, नेपाल, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के राज्यों तक को अपने अधीन करके रखा हुआ था, जैन ग्रंथों की परंपरा के हिसाब से, और यही सही माना जाता है, मतलब इसी को लोग सत्य मानते हैं। तो जैन ग्रंथों और परंपरा के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हिंसा से वो ऊब चुके थे, और दुर्धरा की मृत्यु के बाद वो विचलित हो जाते हैं, और उन्हें जैसे ही लगता है कि बिंदुसार अब राज्य संभालने योग्य हो गया है, तो आचार्य चाणक्य के जिम्मे उसे सौंप कर वो श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक की ओर प्रस्थान करते हैं, और वहां जाकर ये संलेखना की प्रणाली को अपनाकर अन्न जल त्याग के अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये कहानी संलेखना में क्या होता है, भूखे रह के अपने शरीर को धीरे धीरे करके खत्म किया जाता है। अब इसके बाद बिंदुसार को देखें। ये बिंदुसार की अगर बात करें, सिंहसेन इसका नाम रखा गया था, और कई सारे नाम हैं, अमित्र चेट्स, अमित्रघात इसे कहा गया है। कुल मिलाकर शत्रुओं का दुश्मन। और जब ये पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसके मस्तक पर विष की एक बूंद थी, और इसीलिए इसको देखते ही इसका नाम चाणक्य ने रख दिया बिंदुसार। और सिजेरियन पद्धति से पैदा होने वाला ये पहला बच्चा था भारतीय परंपरा में, क्योंकि इसकी माता ने जहर खा लिया था, मतलब अज्ञानतावश खा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जहरीला भोजन वो अनजाने में कर लेती है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जो बच्चा पैदा होता है वही बिंदुसार था। तो इसमें
आप देखें कि मस्तक पर विष बूंद थी, वो कहानी दी हुई है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेट से यानी शत्रुओं का संहारक कहा है और इसी नाम से संबोधित किया है। महाभाष्य जो है, महाभाष्य किसका ग्रंथ है जरा बताइएगा। फिलहाल इसमें उल्लेख किया गया है कि अमित्र घात है। अमित्र घात यानी शत्रुओं को मारने वाला। अमित्र मतलब जो मित्र नहीं है यानी शत्रु है, और घात मतलब मारना। अब इसके बाद देखिए, बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है उस पर अपनी विजय प्राप्त की थी, यानी साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया। यूनानी स्रोत के हिसाब से पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य का वैसे ही काफी अच्छा विस्तार कर लिया गया रहता है और प्रशासन पूरा जमा हुआ रहता है। अब बिंदुसार को सिर्फ उस पर शासन करना रहता है, तो बिंदुसार ने उसे और बढ़ाने और प्रभावशाली बनाने का काम किया और अपने वैदेशिक संबंधों को भी मजबूत किया, ताकि विदेशियों से भी समय रहते मदद ली जा सके, क्योंकि उसे पता था कि बाहर दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर हम बाहरी जो अन्य मित्र हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इन हमलों से बचकर रहेंगे। इसके बाद आप आगे देखें, कुछ राजाओं के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि स्ट्रैबो के हिसाब से एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, और इसने डिमैचस को या डाइमेकस जिसे कहा जाता है, तो उसे बिंदुसार के दरबार में राजदूत की हैसियत से भेजा था। और प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र का राजा था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसने डायनोसियस को, जो डायनोसियस है, उसे राजदूत की हैसियत से भारत में भेजा था। तो डाइमेकस और डायनोसियस को आप यहाँ पर एक करके देख रहे हैं। दिव्यावदान में सबसे पहले उसके शासनकाल के दौरान उसके पुत्र का, मतलब उसके पुत्र अशोक का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसने कि तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया था। अशोक योग्य शासक था। देखिए, योग्यता तो बिंदुसार में भी थी, निश्चित रूप से थी, लेकिन वैसी योग्यता नहीं थी जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य में थी। आचार्य चाणक्य जब अशोक को देखते हैं, मतलब बचपन में ही देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि ये बच्चा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही योग्य है, मतलब वैसा ही पुरुषार्थ इसके पास। तो कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विलक्षण योग्यता होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अशोक के समय में परिस्थितियाँ फिर वैसी ही हो जाती हैं। अब यहाँ विद्रोह पर ये काबू पा लेता है। दिव्यावदान जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसके हिसाब से प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। यह 500 सदस्यों से बनी हुई थी और इसका जो प्रमुख होता था उसको खल्लाटक कहा जाता था। प्रमुख जो था उसका नाम क्या था? खल्लाटक था। और अशोक के समय इसका अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राधागुप्त हुआ करता था, क्योंकि आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद मजबूरन राधागुप्त को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नाम का एक आजीवक सन्यासी रहा करता था, और पिंगल वत्स ने ही अशोक के जन्म के समय उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनके सन्यासी बनने की भविष्यवाणी वो नहीं कर सका। अब इसके बाद देखें विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, मतलब वैश्विक संगठन और उसके मुख्यालय, ये भाग 2 हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि भाग 1 हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। अब यहाँ पर आप यूरोपियन यूनियन को देखिए, जो कि आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है उस बीच में चर्चा में। तो यूरोपीय संघ 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जो कि मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। यूरोजोन 1999 में स्थापित एक मौद्रिक संघ है, जो कि 2002 में पूरी तरह से लागू हुआ, जो कि 19 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से बना है, जो यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, यूरो मुद्रा का प्रयोग करते हैं। 2020 में यूनाइटेड किंगडम ईयू को छोड़ने वाला, यानी यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला एकमात्र सदस्य राज्य बन गया। तो 2020 में इसने क्या किया? सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पर यूरोपीय संघ की थोड़ी सी और चर्चा करें तो हमें यह मालूम होता है कि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय जो ECSC है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC, दोनों को जोड़कर इसकी स्थापना हुई, जिसे कि क्रमशः 1951 और 1957 में पेरिस और रोम की जो संधि हुई थी, मतलब पेरिस की संधि होती है 1951 में और रोम की संधि होती है 1957 में, उसके सहयोग से या उसके माध्यम से स्थापित किया गया था। मॉन्ट्रिस्ट की संधि ये यूरोपीय संघ की नींव संधि कही जाती है, इसी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अब इसी क्रम में आगे की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया समूह है, उसको देख लेते हैं। 1985 का है, सदस्य देश इसमें टोटल 43 है, और हाँ, भारत भी इसका सदस्य है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया समूह सदस्य राज्यों का एक अनौपचारिक संघ है, जिसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानूनों का समन्वय करता है। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानूनों को समन्वित करना और एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना। अब यहाँ पे आप MTCR को देखेंगे, यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था को। स्थापना होती है 1987 में, सदस्य देश है टोटल 35। 2016 में भारत इसमें शामिल हुआ था, बाद में शामिल हुआ है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देश, अब G7 देश कौन कौन से हैं? 7 देशों का समूह है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके द्वारा की जाती है। MTCR कम से कम 300 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों और UAV के हस्तांतरण पर नजर रखता है, उसके लेन देन पर नजर रखता है कि कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर आप एशिया यूरोप बैठक को देखेंगे, जिसे कि SM कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में। सदस्य देश इसमें 53 है टोटल वर्तमान में, भारत इसका सदस्य है, तो इसे अनिवार्य रूप से आपको ठीक से देखने की आवश्यकता है।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जिसे एनएसजी कहा जाता है, भारत इसमें शामिल नहीं हो सका है। चीन के रोड़े अटकाने की वजह से और तमाम जो गतिरोध हैं उनकी वजह से भारत इसका हिस्सा नहीं बन सका है। अध्यक्षता इसकी बर्नर बॉवेंस के द्वारा की जाती है, बेल्जियम के रहने वाले हैं। 2020-21 का जो सत्र है उसमें यही अध्यक्ष है। 1974 में ये स्थापित हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे IORA को देख लीजिए, यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसको कहा जाता है। 7 मार्च 1997 को ये स्थापित हुआ था। एवेन जो मॉरिशस का है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 23 है, ठीक है। और महासचिव इसमें अगर हम देखें तो एम्बेसडर सलमान अल फरीसी, ये दिसंबर 2020 में मतलब तत्काल की अगर बात की जाए, यहाँ समय अगर ना देखें तो अच्छा होगा क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान में यही महासचिव है और दिसंबर 2020 में फ्रांस IORA का 23वां सदस्य बना है। तो जो लेटेस्ट इसमें फेरबदल हुआ है या कुछ नया जुड़ा है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ कुछ और सूचनाएं यहाँ हैं, मतलब आप इंडियन जो ओशियन रिम एसोसिएशन है उसी को देख रहे हैं। ये स्थापना का समय इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे और सदस्यों को देखेंगे। महासचिव का नाम भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में पूछा जाएगा, पहले तो यही 3 पूछे जा सकते हैं। अब G7 को देख लीजिए। अब हम G7 को देखेंगे तो स्थापना इसकी 1975 का जो समय है, यानी 1975 वाला उस समय होती है। सदस्य इसमें यूनाइटेड स्टेट पहला है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम भी है, कनाडा भी है, इटली भी है और फ्रांस भी है। जो सदस्य हैं नाम उनके आपको पता होने चाहिए। अब इसमें 24 मार्च 2014 की अगर बात की जाए तो G7 के सदस्यों ने उस वर्ष जून में रूसी शहर सोची में, रूस का शहर था ये सोची, यहाँ पर आयोजित होने वाले G8 शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया और समूह की रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। तो रूस की सदस्यता को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद आगे की चीज़ें, मतलब G20 और एशिया सहयोग वार्ता को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्रम से आगे बढ़ेंगे। एशिया सहयोग वार्ता की अगर बात की जाए तो ये 18 जून 2002 को स्थापित हुआ था। सचिवालय इसका कुवैत में है। महासचिव इसके पोनचाई दौन विथाना है और वर्तमान में ACD में 35 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें शामिल है, ये बड़ी चीज़ है। G20 ये 26 सितंबर 1999 में स्थापित हुआ था। G20 सदस्य कौन कौन से हैं तो इसमें आप देखिए कि अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है, भारत भी इसमें हिस्सा है इसका। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये G20 देशों में शामिल है। मतलब 20 देशों का समूह है। तो ये संख्या आप देखें और नाम भी देखें। अब इसके बाद हम देखेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को। तो स्थापना इसकी होती है 1 जनवरी 2015 को। प्रशासनिक केंद्र इसका मास्को है, रूस, और सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 5 हैं। आर्मेनिया गणराज्य है, बेलारूस गणराज्य है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान गणराज्य है और रूसी संघ है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को देख लीजिए, यहाँ साइड में ही दिया है। 1975 में स्थापना हुई थी। जेद्दाह जो है, जेद्दाह कहाँ का है, ये सऊदी अरब का है, तो वहाँ इसका मुख्यालय है। सदस्य देश इसमें 57 है, भारत इसमें शामिल नहीं है। जो इस्लामिक राष्ट्र हैं विशेष रूप से वही इसके हिस्सेदार हैं और चेयरमैन फिलहाल इसके मोहम्मद सुलेमान अली जैसर हैं। अब इसके बाद आप दक्षिण एशियाई उप आर्थिक सहयोग संगठन और बाल्टिक देशों को भी देख लीजिए। तो दक्षिण एशियाई उप आर्थिक सहयोग संगठन ये 2001 में स्थापित हुआ था। मनीला यानी फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 7 इसके सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ये इसके सदस्यों के नाम हो गए। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं ये आपको भौगोलिक तौर पे भी पता होना चाहिए, मतलब भूगोल की दृष्टि से। नक्शे में अगर आप देखें तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हैं। और बाल्टिक राज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो बाल्टिक सागर है उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश जो है इन्हें इसमें शामिल किया गया। अच्छा, आप OECD को जरा देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसको कहा जाता है। और माथियस कॉरमैन ये इसके महासचिव हैं। पेरिस यानी फ्रांस वाला पेरिस इसका मुख्यालय है। सितंबर 1961 में ये स्थापित हुआ था। 38 इसमें सदस्य हैं। कोस्टा रिका 25 मई 2021 को इसका 38वां सदस्य बनता है। लेटेस्ट वाला कौन सा है, कोस्टा रिका है, 25 मई 2021। भारत OECD का सदस्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये OECD का सदस्य नहीं है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख लीजिए, आए दिन चर्चा में रहता है मानवाधिकार के चक्कर में। तो स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और मुख्यालय इसका लंदन में है, UK। महासचिव इसके एग्निस कैलमार्ड है और संस्थापक इसके पीटर बेरेंसन है। तो ये एक स्वैच्छिक संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार से जुड़ी हुई आवाज़ों को उठाने का ही काम करता है। और भारत में इसका पत्ता पहले ही साफ हो चुका है और भारत के संबंध में इसकी राय अब फिलहाल अच्छी रह भी नहीं गई है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, मतलब मानवाधिकार से जुड़ा हुआ कोई हनन का मामला है। और ज़्यादातर सरकार के जो एक्शन होते हैं किसी भी देश की सरकार के, उसमें मानवाधिकार के हनन की ज़्यादा अंगुलियां उठती हैं और इसलिए ये संस्था अक्सर गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाती है। तो ये आपने यहाँ पर इसे भी देखा। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को देखिएगा, WFP इसको कहा जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। कार्यकारी निदेशक डेविड बीसले हैं और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP 120 से अधिक देशों में काम करता है। तो इसकी सक्रियता का दायरा आप देख रहे हैं।
अब विश्व वन्यजीव कोष को देखिए, 1961 में स्थापित हुआ था। ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड का, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष और सीईओ इसके कार्टर रॉबर्ट्स है। WWF जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC, स्थापना इसकी 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। अध्यक्ष इसके पीटर मॉरर है। रॉबर्ट मार्डिनी, यहाँ आप देख रहे हैं, महानिदेशक इसके रॉबर्ट मार्डिनी है, और हेनरी डुनेंट जो है वो इसके संस्थापक हैं। तो तीनों जने का नाम, विशेष रूप से आप अध्यक्ष का नाम याद रखें, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। क्रिकेट जो है वो अंग्रेजों का खेल नहीं है, 1909 में ये स्थापित हुआ था। दुबई इसका फिलहाल मुख्यालय है, संयुक्त अरब अमीरात का। सदस्य देश इसमें जितने भी हैं, मतलब ICC क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है, और 106 सदस्यों का ये प्रतिनिधित्व करता है। टोटल इसमें 106 मेंबर्स हैं। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं, और पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इसकी है इंदिरा नूई, जो कि एक भारतीय है। अब इसके बाद प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ को हम सबसे पहले देखें, जिसे कि आप IUCN कहते हैं। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, और मुख्यालय इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके रेजान अल मुबारक हैं, और ये UAE के हैं, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं। महानिदेशक इसके ब्रूनो ऑर्बले हैं, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। स्मारक स्थल और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जिसे कि आइकोमॉस कहा जाता है, ये 1965 में स्थापित हुआ था। पेरिस, फ्रांस इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति इसकी टेरेसा पेट्रिसियो है, ये सुश्री टेरेसा पेट्रिसियो हैं, महिला हैं, बेल्जियम की रहने वाली हैं। और महासचिव का नाम है श्री मारियो सेंटाना, ये कनाडा के रहने वाले हैं। तो ये दो जने को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप IFD को देख रहे हैं, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इसे कहा जाता है पूरे रूप में। दिसंबर 1977 में ये स्थापित हुआ था। रोम, इटली का जो है वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। अध्यक्ष इसके गिलबर्ट F ह्युंगबो हैं। और द 5 आईज ये क्या है, तो ये एक खुफिया संगठन है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और इसके अलावा अमेरिका ये इसमें शामिल है। और ये देश जो UK USA समझौता था उसके पक्षकार हैं, और यह सिंगल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय समझौते के तौर पर देखा जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द को देखेंगे, तो यहाँ देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अटल या अच्युत कहा जाता है, या फिर स्थिर कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। और शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक अगर न लिया जाए तो इस प्रक्रिया को अपरिग्रह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, आग से झुलसा हुआ जो है उसे अनलदग्ध कहेंगे, और जिसके गले का स्वर अच्छा होता है उसको सुकंठ कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहा जाता है। जो सव्य यानी बाएं हाथ से भी समान रूप से काम कर लेता है उसको सव्यसाची कहते हैं। जो दोनों हाथ से सधा हुआ है, तो चूंकि बाएं हाथ से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका दाहिना हाथ तो पहले से ही चल रहा होगा, बाएं हाथ से भी वो काम करने में सक्षम है, मतलब दोनों हाथ से कर सकता है, तो ऐसे भी व्यक्ति को सव्यसाची ही कहेंगे। इसके बाद आप आगे चले, यहाँ साइड वाला देख लेते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो वो अजात श्रमसु होता है। और हाथी के सूंड के समान जांग वाली जो स्त्री है उसको करभोरू कहा जाता है। कर्म विपाक उसको कहते हैं जो कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोग रहा होता है। जिस स्त्री के एक संतान हुई हो और उसके बाद कोई और बच्चा न पैदा हुआ हो तो उसे काकबंध्या कहा जाता है। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृतागत कहते हैं। और गुरु की हत्या करने वाला गुरुघ्न होता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराने वाला जो पाखंडी गुरु घंटाल होते हैं उन्हें गुरुडम, मतलब इस प्रक्रिया को गुरुडम कहा जाता है। इसके बाद आप आगे चलें, इसमें नीचे के हिस्से को देखें, तो जिसे जानना आवश्यक हो उस चीज़ को कहते हैं ज्ञातव्य। और जिसके पास अपार धन संपदा यानी टके हो, टका जो है वो मुद्रा का प्रतीक है, तो ऐसे व्यक्ति को टकैत कहते हैं या धनवान भी कह सकते हैं। अब जिसे जानना आवश्यक है वो तो ज्ञातव्य ही है, लेकिन जो जानने योग्य है या जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय है, यानी ज्ञान उसका प्राप्त करने योग्य है। जिसे पकड़ना कठिन हो वो दुर्धर है। और जो धराशायी होकर प्राण त्याग दे वो मैमर्त्य होता है। जिसका आदि अंत न हो वो अनाद्यांत होता है। जो जानवर किसी के देख रेख में न हो वो अनेर होता है। जिसे हराना कठिन हो वो दुर्घर्ष है। और जो जानवर किसी के वश में ना हो वो अन्ना होता है। जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके या जिसकी कल्पना न हो सके वो दुर्विभाग भी होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे, जिसका शोक न किया जा सके वो अशोच्य होता है। जो जानवर जंगल में रहने का आदि है वो बनैला है। झूठा मिथ्यावादी जो है उसको अनेर भी कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच का कोण है तो उसको ईशान कोण कहेंगे। चाटने योग्य वस्तु है तो उसको लेह कहा जाता है। किसी वस्तु का पूरा ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला और ज्ञाता भी कहा जाता है। इसके अलावा जिसका शोक न किया जाए वो अशोच्य होता है। वह सौभाग्यवती स्त्री जिसका कि पूरा परिवार उसके साथ हो, यानी पुत्र पति पत्नी सब सही सलामत हो, तो उसे पुरंधरी कहा जाता है। और जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वो दुर्दृष्ट होता है। जो दोहराया न जा सके वो अनावर्त होता है। और रोगी के लिए जो निषिद्ध आहार होता है उसको अपथ्य कहते हैं। जिसे देखा न जा सके वो अलक्ष्य होता है। जिसे सूंघा जा सके वो आग्नेय होता है। और बर्तन बेचने वाला कसेरा या ठठेरा होता है। किसी को मारने की इच्छा को जिघांसा कहा जाता है। और भोजन करने की सामान्य इच्छा है तो उसको जिगित्सा कहा जाता है। भोजन करने का कोई इच्छुक व्यक्ति है तो उसको जिघत्सु कहा जाता है। भोजन करने का प्रबल इच्छुक है तो उसको बुभुक्षु कहेंगे। और प्रबल इच्छा अगर उसकी भोजन की है तो उसको बुभुक्षा कहेंगे। ठीक है, ये आपने देखा। और इसके साथ साथ आप देखें इसमें और भी है,
जैसे कि पूर्णिमा की रात है तो उसको राका कहेंगे, हरा भरा मैदान है तो उसको शाद्वल कहेंगे, चाटने योग्य चीज है तो उसको लेह कहेंगे, जिसका अहंकार चूर हो गया है उसको आंतगर्व कहेंगे, और वीरों के लिए जो प्रचलन गीत होता है उसको प्रयाण गीत कहा जाता है। कोई काम अगर हम किसी बड़े काम को कर रहे हैं और उसी बीच में अनजाने में ही सिद्ध हो जाए तो ऐसे जो काम होते हैं थोड़े से प्रयास से हो जाने वाले उनको अनुषांगिक कहा जाता है, उनके लिए कोई स्पेशल अलग से प्रयास नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी। आगे चलते हैं। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख जो है वो आदि दैविक होता है, और जीवों और शरीरधारियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला दुख होता है वो आदि भौतिक होता है। रात का भोजन जो है उसको ब्यालू कहते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। और सुख और दुख में समान रहने वाला व्यक्ति मनस्वी होता है। जिघिक्षा जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्रहण करने की इच्छा जिसके पास होती है, पकड़ने की इच्छा होती है, उसको कहा जाता है जिघिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समाप्त किया है। अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। अभी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य जो चीज़ें हैं उनका क्रम भी जारी रहेगा, लेकिन इस मॉड्यूल में इतना। तब तक के लिए नमस्कार।